एक लास्ट क्वेश्चन जवाब दे दीजिए कि पंचायती राज के जो फंड आते हैं जी सर। उसमें राज्य का अंश कितना है और केंद्र का अंश कितना है? ये जो आप जेंडर गैप की बात कर रही हैं, जी सर। कैसे इसको कवर किया जा सकता है? क्या ये पीएमओ के कार्य के बढ़ने से क्या कैबिनेट सेक्रेटरिएट का जो कार्य है वो प्रभावित हुआ है? May I come in, sir? आ जाइए। Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. बैठ जाइए। Thank you, sir. प्रज्ञा, Yes, sir. रिलैक्स होकर बैठ जाइए। प्रज्ञा, जी कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ठीक चल बढ़िया। जी। इंटरव्यू 23 तारीख को है, परसों है कि जी सर। 2 दिन बाद? जी। आज 21 को हम जी। लोग मिल रहे हैं ना। फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में है? फर्स्ट हाफ में है सर। चलिए, तो अब फिर से पढ़ने का अब समय नहीं है। सारी चीजों को सिर्फ रिवीजन, मेंटल रिवीजन, कोई कागजी रिवीजन नहीं, मेंटल रिवीजन। एक चैप्टर को दिमाग में आंख बंद करके सोचे, करंट अफेयर्स के बारे में या जो भी ऑप्शनल आपका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी। कौन कौन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या चैप्टर है, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, उस पर पूरा एक बार आधे घंटे का आप यदि रिवीजन कर लेंगे मेंटली, जी। फ्रेश, यही करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है। और फिर किताब के पन्नों को उलटने का अब समय नहीं, उन चीज़ों को, हाँ उसमें कहीं रिवीजन करने में कहीं कोई पॉइंट्स में कमी हो गया, याद नहीं आ रहा है, जी। तो उसको पर्टिकुलरली देखना चाहिए। पहला ही सावधानी रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा, तनाव में रिवीजन मत कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स। खा पी करके कभी आधे घंटे का समय 1 घंटे का मिल गया तो थोड़ा जिसमें आपकी अभी रुचि हो, कुछ खेलने में, कुछ संगीत में, तो उसमें अपनी एक्टिविटी को लगाना चाहिए। बढ़िया है, डांसिंग, पेंटिंग में तो बहुत समय लगेगा, कुछ भी एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। इंटरव्यू में प्रश्न को ठीक से सुनिएगा, ठीक से समझिएगा और सही ढंग से उसका उत्तर दीजिएगा। ये 3 प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर परचम लहराते हैं कैंडिडेट्स। बहुत अधिक पढ़ करके बहुत ज्ञानी लोग भी वहां से कभी कभी उदास आ जाते हैं, और कभी मध्यम श्रेणी में कम लिख कर, कम पढ़ करके अधिक ज्ञान का संचय करके उनका जलवा वहां आ जाता है। तो बीपीएससी में कभी इंटरव्यू आपने दिया नहीं? दिया है सर। दिया है? जी। कब दिया है? 66 में दिया है सर। 66 में कुछ में कम्पीट की है? जी सर। उससे उसी से। जी। अच्छा, सर्विस में आप हैं, 22 में ज्वाइन किए हैं? हाँ सर। अभी तक चल रहा है ना? जी सर। वेरी गुड। तो बिहार प्रशासनिक सेवा में आपको क्या मूल रूप से करना पड़ेगा, संक्षेप में बता दीजिए। सर बिहार प्रशासनिक सेवा बेसिकली सर जैसे ये एक प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत सर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इससे जो पद मिलता है सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर का मिला, या पीजीआरओ मतलब पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सही करने के लिए मिला, अनुमंडल पदाधिकारी का मिला, तो सर इस पद के अंतर्गत जो भी ड्यूटी दी जाती है उनको सर अच्छे से करना होता है। यहाँ खूबसूरती ये है सर कि बिहार प्रशासनिक सेवा का जो कैंडिडेट होता है वो कई विभाग में जा सकता है, तो उनके पास काम करने की डाइवर्सिटी बहुत रहती है। जैसे अभी मैं रिसेंटली अभी वर्किंग हूँ सर पंचायती राज विभाग में, तो मेरे पास सिर्फ उसके पंचायती राज विभाग से रिलेटेड जो ड्यूटीज अलॉट की जाती हैं सर मैं उनको पूरा करती हूँ। और अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जाती हूँ सर तो मुझे एक बड़ा कैनवस मिलेगा जिसमें पंचायती राज के सिस्टम जो ग्राउंड लेवल पर है उसमें कुछ रिफॉर्म आपको समझ में आता है कि रिफॉर्म होना चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी जो एजेंसी है ग्राउंड लेवल पर, जी बॉडी जो बनी हुई है, जी, उसमें कुछ चेंज आपको जरूरत लगता है? सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद काफी हद तक जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया सर, तो ग्राम पंचायत
पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तर पे बांटा गया सर। तो मैं बेसिकली ग्राम पंचायत और प्रखंड में काम करती हूँ, पंचायत समिति के स्तर पर। तो मैं ये देखती हूँ सर कि जो ग्राम पंचायत जैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया, उसमें कुछ खामियां जरूर दिखती हैं कभी कभी सर। जैसे सरपंच पति कल्चर अभी भी है सर। मैं कोशिश करती हूँ कि कभी मीटिंग हो तो उसमें महिला अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो वही आए, लेकिन अभी भी सर बोलबाला ज्यादा। उसके आगे और जाइए, मुखिया पति, प्रमुख पति सर। जी सर। कल्चर है। तो वो थोड़ा सा लगता है। कैसे इसको धीरे धीरे, एकाएक नहीं हो सकता है जी, कैसे इसको धीरे धीरे दूर किया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे मैं खुद हूं, मैं ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी हमारी बैठक हो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही आए जो ऑथराइज्ड है। जी। तो सर मुझे लगता है कि एक बार गवर्नमेंट की साइड से जो बंदा वहां पर काम कर रहा है वो लोग इस चीज को इंश्योर करें। दूसरा सर, फीमेल में लिटरेसी रेट बढ़े, वो अपने अधिकार को समझे और वो खुद भी सर दोनों साइड से मतलब होगा, टॉप टू बॉटम लिटरेसी को समझे और जहां लिटरेसी की कमी है उसको पूरा किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन जवाब दे दीजिए कि पंचायती राज के जो फंड आते हैं, जी सर, उसमें राज्य का अंश कितना है और केंद्र का अंश कितना है? सर 15वीं फाइनेंस कमीशन से जो फंड आता है वो टाइड और अनटाइड के रूप में आता है सर। 60% जो होता है वो टाइड में आता है, उसमें से 30-30 का रेशियो है सर। सैनिटेशन में 30 जाता है, 30 ड्रिंकिंग वाटर में जाता है और 40 अनटाइड होता है, जिसमें कोई भी योजना जीपीडीपी के थ्रू ली जा सकती है। इस पर अभी बिहार सरकार का कौन सा कमीशन काम कर रहा है? सर अभी 6th फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन। 6th स्टेट का सर 6th, स्टेट का, जी। स्टेट का बताइए ना सर स्टेट का ही 6th सष्टम जिसको 6 चल रहा है। जी। चलिए पूछा जाए। अच्छा ये बताइए, जी सर। अभी डावोस में एक चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी जी क्या है ये? सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हर साल दावोस में समिट होता है सर। ये बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए सर ये संस्था बनी थी कि सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल हर लेवल पे इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, इन सबको खत्म किया जाए सर। कुछ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट सर रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आती है जिसके अंतर्गत फीमेल और मेल में इनइक्वालिटी को देखती है सर। इस तरह से सर ये कितने कंट्रीज में भाग ले रहे हैं? सर रिसेंटली तो मैंने नहीं। अच्छा चलिए कोई बात Thank नहीं। you. अच्छा ये बताइए, ये जो आप जेंडर गैप की बात कर रही हैं, जी सर। कैसे इसको कवर किया जा सकता है? क्या उसके लिए करना चाहिए सरकार? सर मुझे लगता है बेसिक अगर कोर जो काम किया जा सकता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सर एजुकेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन से सर फीमेल अपने राइट्स को समझती है। सेकंड सर, उनकी जो हेल्थ है उनके लिए जो सर जो उनके हेल्थ के प्रोविजंस किए गए हैं वो उनके गांव-गांव तक पहुंचे। जैसे सर आप बिहार का एग्जांपल लिया जाए तो 70% पॉपुलेशन आसपास महिलाओं की गांव में रहती है। तो पीएचसी सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको अच्छा किया जाए, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को अच्छा किया जाए, तो सर वो अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होंगी, सैनिटेशन के लिए जागरूक होंगी, शिक्षा के लिए जागरूक होंगी सर। फिर सर वो आगे अपने जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसमें एम्पावर्ड होंगी सर। मेन कारण तो आप भूल गए, भ्रूण हत्या को नहीं रोकना चाहेंगे आप? सर भ्रूण हत्या बिल्कुल सर, वो उसके लिए तो सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल ही रहा है सर, और इसका सर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से सर 918 आउट ऑफ 1000 मेल में 918 नेशनल सर डेटा बताता है। लेकिन अभी सर हाल में जो सर कुछ सर्वे होते हैं उनके हिसाब से सर अब 950 के ऊपर डेटा पहुंच गया है। तो सर भ्रूण हत्या के लिए अच्छा काम हो रहा है सर। चलिए ठीक। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या की गई है और सरकार की ओर? सर भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक तो सर एक्ट चलता है पीसीपी एंड डीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री निटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको चलाया गया है सर। दूसरा सर कुछ योजनाएं चलती हैं, जैसे मुखबिर योजना है जिसमें छोटे लेवल पे अगर किसी को पता चल जाए कि कहीं पर भ्रूण हत्या हो रही है तो वो प्रशासन को बता सके और उसको रोका जा सके और उन्हें एक पनिशमेंट दिया जा सके सर। और भ्रूण हत्या के रोकने के लिए सर इनडायरेक्ट रूप से भी कुछ योजनाएं चल रही है जिसमें फीमेल को एम्पावर्ड किया जाए ताकि लोगों का माइंडसेट बदले सर। अच्छा अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जी, है ना, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि कोई उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्यों सही ढंग से वो नहीं लागू हो पा रहा है?
सर मुझे इसके पीछे 2-3 रीजंस लगते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि योजना हमेशा अच्छी आती है सर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है। उसके पीछे 2-3 रीजन लगते हैं सर कि सबसे पहले ग्रीवियांस रिडर्सल मैकेनिज्म सर अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो जा करके वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके सर, उसको सही से सर अपील किया जा सके, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। और दूसरा सर मुझे लगता है कि जो योजना सर बनती है टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप बने, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है वहां के लोगों को जोड़ करके अगर योजना बनेगी सर तो ज्यादा सहभागिता भी होगी, रुचि भी ज्यादा होगी जनता की। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर टॉप से बॉटम योजनाएं बने, इसके लिए क्या करना? सर बॉटम टू टॉप योजना बनने के लिए जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में ही सर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा बैठती है। वो लोग अपनी योजना खुद चुनते हैं कि अगर हम किसी डिजास्टर प्रोन एरिया में आते हैं, फ्लड के एरिया में आते हैं, तो हमको कौन सी योजना लेनी है, हमें शिक्षा से रिलेटेड कौन सी योजना लेनी है। उसमें सर फीमेल का रिजर्वेशन होता है। तो जनरली यही हो रहा है, जो ग्राम सभा पास करती है वही योजनाएं ले रहे हैं लोग। हाँ सर, तो अब इसमें सर इसी का रेशियो और बढ़ रहा है और सरकार धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी डेलीगेट कर रही है सर, तो इसको सर थोड़ा सा। और क्या कारण हो सकता है? सर पॉलिसी फेलियर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर फेलियर हो जाता है, यही तो जान रहे हैं कि क्यों फेलियर हो जाता है। सर लोगों का पार्टिसिपेशन जब तक जुड़ाव योजना से अच्छा नहीं होगा, पता ही नहीं चलता है। मेन कारण तो ये है कि जो नीचे तबके के लोग हैं वहां तक पहुंचता ही नहीं कि हमारे लिए ये सारी योजनाएं हैं। जी सर, वो जान ही नहीं पाते, तो कहां से उसका बेनिफिट लेंगी। तो बड़ा कारण तो यही है मेरे ख्याल। सहमत है आप इससे? जी सर। चलिए सब ग्राम सभा की बैठक करने के लिए पूरे सक्रियता की जरूरत है कि ढोल पिटवाया जाए, पूरे प्रचार कराया जाए, इतने तारीख को इतने बजे मध्य विद्यालय प्राइमरी स्कूल में आम ग्राम सभा होने वाली। तो सुन करके भी नहीं आते, उनको क्या करेगा? उससे अवेयरनेस की है दोनों तरफ से। सर इसके लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पंचायत सचिव वहां पर एक अहम सरकार की तरफ से सर नियोजित होता है। वो सर पब्लिक को और अच्छे तरीके से बता सकता है कि आपको ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करना है। अधिकांश प्रभावित होते हैं, लोकल जो तत्व है ना, उनसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बेसिक असल है वो रहते कहाँ है, उनको फुर्सत कहाँ है? वो SIR करेंगे कि इलेक्शन कराएंगे कि जनगणना करेंगे? सबसे दिक्कत तो वहाँ है। ठीक है, अभी आप ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। जी सर। इसके बारे में बताइए, कैसे इसको और ज्यादा बढ़िया किया जा सकता? सर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर अनुमंडल स्तर पर PGRO बैठते हैं, उसी हिसाब से सर मुझे लगता है अगर प्रखंड में भी अगर बैठ सके, क्योंकि सर अनुमंडल तक पहुंच ग्राम पंचायत की किसी एक फीमेल तक बहुत कम हो पाएगी, लेकिन अगर वो प्रखंड में बैठेगी तो अपनी जैसे उनको जो भी योजना मिले, आवास की योजना, पेंशन की योजना, पंचायती राज से कोई इनको योजना मिल रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को दे सके सर। तो मुझे लगता है सर उसका एक टियर और बन सकता है, जैसे जिला स्तर पे सर लोक शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं, अनुमंडल में होते हैं, उसका प्रखंड स्तर पे हो जाए। दूसरा सर जो भी गांव में आज की डेट में सर इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया है, तो कुछ लोकल एप्स बन सकते हैं सर जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सके। जो भी लिटरेट हैं, डिजिटल लिटरेसी जिनके पास है, एटलीस्ट गांव में एक वॉलंटियर बना लिया जाए सर, जो सही समय पे सूचनाओं को ऊपर तक पहुंचा सके सर। तो मेरे हिसाब से सर ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, 2011 में कुछ ऐसा बिल आया था सदन में जो पारित नहीं हो सका, खास करके जो उद्योगपति थे उनके विरोध के कारण। सर किससे रिलेटेड? इसी ग्रीवेंस से रिलेटेड। सर राइट टू सर्विस एक्ट आया है 2011 में, इससे रिलेटेड तो नहीं है शायद, सॉरी सर। गुड्स एंड सर्विस का पर था। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जी सर। ये PMO के कार्य के बढ़ने से क्या कैबिनेट सेक्रेटरिएट का जो कार्य है वो प्रभावित हुआ है? जी सर, कई बार इस समय तो सर थोड़ा सा देखा जा सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि सर जब भी देखा गया कि सेंट्रल में बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, या फिर कभी देश के कोई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें देश में जैसे सर इमरजेंसी का टाइम था, या फिर कोई किसी ऐसी प्रॉब्लम से होकर के गुजर रहा है देश, तो उस समय सर जो प्रधानमंत्री हैं, कई बार सर उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह अपने PMO को रोल में ज्यादा
मतलब उनको वरीयता दे देते हैं सर। तो ऐसा सर देखने में आता है। अभी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं सर, जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब 1971 का वॉर हुआ था, उस समय भी पीएमओ का रोल कैबिनेट सेक्रेटरी सर से ऊपर था। तो सर ऐसा कई बार देखने में आता है सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि भारत को क्या बिम्स्टेक को प्रधानता देना चाहिए सार्क के स्थान पे? सर मुझे लगता है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही प्रधानता देना चाहिए, क्योंकि सर बिम्स्टेक में हम साउथ ईस्ट नेशंस के साथ जुड़ते हैं और सार्क के साथ हम साउथ कंट्रीज के साथ जुड़ते हैं। और सर इस जो इस समय का वर्ल्ड पॉलिटिक्स है सर, वो जो जियो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली सर इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन, इससे रिलेटेड सर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि दोनों की अपना अहम रोल है, दोनों में इंडिया को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं सर। तो ग्लोबल साउथ के लिए हम सर किसी कंट्री के साथ अपने रिश्ते कम नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिश्ते कम नहीं कर नहीं सकते। वो तो इसीलिए सार्क को थोड़ा कम ध्यान देने की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहां काम करने ही नहीं देता है। तो बिम्स्टेक पर ज्यादा ध्यान इसलिए बोला गया कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। क्या आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ जी। उस तरीके से काम करना अधिक आसान होगा? सर काम करना आसान होगा, बट ये भी है सर कि सार्क के माध्यम से कम पाकिस्तान से बात करने का एक मौका मिलता है सर। अगर दो कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है सर, तो उसके लिए एक सार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें दोनों बायलैटरल अग्रीमेंट कर सकते हैं सर। तो अच्छी बात है सर कि बिम्स्टेक में हमारा स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, लेकिन सार्क को पीछे छोड़ना भी सर उतना उचित नहीं लगता। आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग जो है उसका रास्ता खोल के रखना चाहिए, उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए? जी सर। बैठक हुई थी कहाँ? सॉरी सर, याद उसमें पाकिस्तान और भारत के साथ क्या स्थिति हुई आपको पता होना चाहिए, पता कीजिएगा। सर अभी कोई बात नहीं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताइए कि उसका कोई रेलिवेंस अब रह गया है? सर यूनाइटेड नेशन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी। ये संस्था बेसिकली पीस और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए बनी थी वर्ल्ड में। आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हौथी का क्राइसिस चलता है, या फिर आज की डेट में सर जेनजी प्रोटेस्ट चलता है, जिससे जैसे अभी वियतनाम में सर हुआ या फिर बांग्लादेश में, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा लगता है कि उसका रेलेवेंस कम हुआ है। क्योंकि सर जो आज की डेट में मुद्दे हैं, एनवायरमेंट में क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड मुद्दे हैं, इनइक्वालिटी और सर वीमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे हैं, दो देश के बीच में सर अपने विवाद हैं, तो इनको थोड़ा सा सुलझाने में कम प्रतीत होती है सर प्रेजेंट में। लेकिन अगर सर पास्ट में भी देखा जाए तो बहुत से मुद्दे उन्होंने सुलझाए भी हैं। तो मुझे लगता है सर कि अब इसको रेलेवेंट करने के लिए जो आज के समसामयिक मुद्दे हैं, अगर उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, यूएनएससी जो उसका सिक्योरिटी काउंसिल है सर, उसको वास्ट किया जाए, उसमें कुछ डेवलपिंग कंट्री को भी सर परमानेंट सीट में जोड़ा जाए, क्या तो फर्क पड़ता है उससे? अगर जोड़ भी देंगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा? सर यूएन का तो कोई इतिहास नहीं रहा है कि कभी डेवलप्ड कंट्री के अगेंस्ट में कोई काम किया हो। जो भी काम हो, क्या चाहे पीस कीपिंग फोर्स भेजने की बात हो, तो वहां पर देख लीजिए कि जो कमजोर राष्ट्र है उसके अगेंस्ट में काम किया है या उसके लिए काम किया, कमजोर राष्ट्र ने। डेवलप कंट्री के अगेंस्ट में तो किया नहीं। इन्वायरमेंट लॉ की भी आप बात कर लीजिए तो वो हमेशा पूरी तरीके से जो है वो पश्चिम के पक्ष में है, डेवलपिंग कंट्री के तो पक्ष में वो भी नहीं है। तो इसको रखने का और डेवलपिंग कंट्री को यदि हम उसमें जोड़ भी दे तो क्या फायदा है, क्या हो जाएगा उससे? सर जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, निर्णय उतने ही बेहतर होंगे सर। अगर प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है विकासशील देशों का सर, तो उनका निर्णय भी तो सर विकासशील देशों तो के कोई साथ फायदा संतुलित नहीं है ना। होकर अभी भी तो आपका जो अस्थायी मेंबर है वो 10 है ना। तो आज कहाँ है, कोई जी सर। कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? कोई यूएस के अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत भी किया, कोई रूस के अगेंस्ट में आगे बढ़कर काम करने का हिम्मत भी किया? नहीं किया। आपका रिजल्ट क्या है? कैसा आप वर्ल्ड जो है चलाने के लिए एक रिजीम चाहते हैं, किस प्रकार का चाहते हैं? सर जो आप बात कर रहे हैं टेम्परेरी मेंबर्स की, सर इनके पास वीटो पावर नहीं है सर। वीटो पावर एक अहम रोल प्ले करता है सर यूएनएससी के डिसीजंस में। तो अगर वो जो सर 5P5 कंट्री है सर, उनको ब्रेक किया जाए, उसको सर और वास्ट किया जाए सर, तो सर फर्क दिखेगा शायद सर। क्योंकि उस सीट में सर जब अपना प्रतिनिधित्व करेगा विकासशील देश, तो सर कुछ इस संतुलन के हित में ही करेगा सर। प्रश्न की गति जो हो, लेकिन उत्तर की गति अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। वंदे भारत
की गति से थी, अच्छी थी, बहुत कन्विंसिंग था, बहुत अप्रोप्रिएट था, बहुत हाईली अप्रिशिएबल है। इस टेम्पो को बनाए रखने की ज़रूरत है। परसों इस समय तक आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा हो जाएगी और रिलैक्स आप कंप्लीट हो जाएंगे कि एक यज्ञ पूरा हो। तो ये टेम्पो बनाए रखिएगा और बाकी पहले चीज़ बता दिया गया है। कोई सवाल आपका हो तो पूछ लीजिए। ड्रेस आपके अलग होंगे, जी सर, इंटरव्यू साड़ी के में। ड्रेस आपके अलग होंगे। और अपने उत्तर में कहीं इंटरफेयर हो बोर्ड से जी कुछ सलाह दें तो उसको ग्लैडली एक्सेप्ट कीजिएगा, उसका प्रतिकार नहीं करना, उसमें अपना व्यू नहीं, नहीं सर मेरा यह है, ऐसा काम, ऐसी नौबत नहीं है, उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले जाइएगा। जी सर। और कोई आपका सवाल हो तो पूछिए। नथिंग, कोई सवाल आपका नहीं, इसका मतलब है कि बिल्कुल सफलता आपकी मुट्ठी में कैद है। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।